Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, we have discussed in previous lecture biological methods. Now we will discuss about the application of biology in the welfare of mankind. या अगर हम बात करें कि रोल ऑफ बायोलॉजी इन द ह्यूमन लाइफ इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, तो यू नो वेरी वेल बायोलॉजी हमारे पास हमारी लाइफ के हर स्टेप में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जितने भी लाइफ एस्पेक्ट्स हैं, इनमें बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इन प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी हमें रहनुमाई करती है इन द फील्ड ऑफ द न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन, you know very well, is a process of obtaining nutrients or we can say that food material. जब हमें knowledge of biology होगा तो we can obtain a proper diet, a proper balanced diet for physiological and biochemical activities of the life को मेंटेन करने के लिए हम प्रॉपर डाइट लेंगे और हम अपने न्यूट्रिशन को बेहतर बना सकते हैं बाय द बायोलॉजिकल नॉलेज एज वेल एज आवर लिविंग स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, बायोलॉजिकल नॉलेज से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये भी इंप्रूव होता है। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट, जब हमें बायोलॉजिकल नॉलेज होगा, हमें अपनी नीड्स एंड डीड्स का पता होगा और वो हमें पता दे सकती है बायोलॉजी, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इन केस ऑफ लाइव स्टॉक, हम अपने लाइव स्टॉक को, हमारी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं, लाइव स्टॉक को बेहतर बना सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फिशरीज। देन इन केस ऑफ डेयरी एंड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोलॉजिकल नॉलेज एंड द हेल्थ साइंसेस। हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द बायोलॉजिकल नॉलेज। तो याद रखिएगा, जहां हमारी न्यूट्रिशन बेहतर होती है बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। हम अपना एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं। वहां पर हमारी जो हेल्थ साइंसेज है, अगर हम प्रॉपर बायोलॉजिकल नॉलेज रखते हैं तो हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ एक्टिविटीज को, हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे ओवरकम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। तो याद रखिएगा, हमारी बुक में जो डिस्कशन की गई है दैट इज अबाउट दी हेल्थ साइंसेस, जिसमें एक टर्म सबसे पहले एक्सप्लेन की जाती है दैट इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। क्या करेंगे? It is a process by which we can develop immunity against specific pathogen or we can say that infection। हम स्पेसिफिक पैथोजीन या इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? इम्यून पावर या इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं बाय यूज ऑफ
use of vaccines and by use of antibodies, एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हुए। तो जब हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स एज वेल एज बाय द यूज ऑफ एंटीबॉडीज एंड अदर सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल्स एंड ड्रग्स, तो उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट इज द इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी याद रखिएगा हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेन, और वी कैन से दैट इन्वेडर्स। इन्वेडर्स के अगेंस्ट, इन्वेडर कहते हैं हमलावर होने वाले जितने भी जर्म्स एंड पैथोजेन है। और वी कैन से दैट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी पैथोजेन और इन्वेडर के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन टिश्यू हम इम्प्लांट करते हैं या कोई भी पैथोजेन हमारी बॉडी में एंटर होता है, कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारी बॉडी उस इन्वेडर को, उस जो इन्फेक्शन है ड्यू टू दैट पैरासाइट, उसे ओवरकम करने की कोशिश करती है, उसे खत्म करने की कोशिश करती है। उस कैपेबिलिटी को हम नाम देते हैं इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी याद रखिएगा हमें प्रोवाइड करता है हमारा स्पेसिफिक सिस्टम, जिसे हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। क्या नाम देते हैं? जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन केस ऑफ चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 में जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है ही इम्यूनोलॉजी के ऊपर। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे पास बेस करता है किस पर? सेल्स एंड प्रोटीन्स पर। याद रखिएगा जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर एंटीबॉडीज, और जो सेल्स होते हैं दे आर डिफरेंट फैमिली ऑफ WBCs, जिनमें मेनली याद रखिएगा हमारे पास दी B cells एंड T cells ऑफ द इम्यून सिस्टम। T cells को हम नाम देते हैं एंटीवायरल सेल्स, एंटीवायरल सेल्स कहते हैं। और बी सेल्स को हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल सेल्स। वो सेल जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी करते हैं, बैक्टीरिया को रेजिस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं बी सेल्स, और दूसरे हैं टी सेल्स जिसे कहते हैं एंटीवायरल सेल्स। तो ये हमारे पास जस्ट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था इम्यून सिस्टम का, कि वो सिस्टम जो सेल्स एंड प्रोटीन्स पर बेस करता है वो सिस्टम कहलाता है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेन, जिसे हम नाम देते हैं इम्यूनिटी। और जब हम अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं बाय यूजिंग वैक्सीन केमिकल्स, एंटीबॉडीज और डिफरेंट अदर ड्रग्स एंड केमिकल्स, तो याद रखिएगा उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेन, और उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और इम्यूनाइजेशन में जो हमारी बॉडी का एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी पावर देने में, दैट इज इम्यून सिस्टम, उसे हमने डिस्कस किया। सेल्स एंड प्रोटीन्स पर बेस करते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज, जो कि हमारा सिस्टम तैयार करता है। हमारे सेल जो है वो इम्यून सिस्टम के वो प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ पैथोजेन। यू नो वेरी वेल। जब हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वैक्सीन। दिस इज, ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। What? वैक्सीन। तो बेटा याद रखिएगा वैक्सीन्स जो है ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कैरी करते हैं इनॉक्यूलेट पैथोजेन। इनॉक्यूलेट पैथोजेन, इसमें हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक पैथोजेन को हम इनएक्टिव कर देते हैं। इनॉक्यूलेट पैथोजेन एंड एक्टिव और इनएक्टिव एंजाइम्स। अब एक्टिव और इनएक्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं वैक्सीन में, और इनॉक्यूलेट पैथोजेन होता है। जैसे ही हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो यूज ऑफ वैक्सीन प्रोसेस कॉल्ड यूज ऑफ
वैक्सीन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन का नाम देते हैं हम लोग। अब तो वैक्सीनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। और वैक्सीन क्या है? ऐसे केमिकल्स, ऐसे ड्रग्स जिसके अंदर एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। एक्टिव एंजाइम वो जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और एज वेल एज जो पैथोजीन है उसे इनएक्टिवेट रखते हैं ताकि वो इनएक्टिवेट रहे। और इनएक्टिव एंजाइम जो अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो डेवलप करने में, बूस्ट अप करने में रोल कर रहे होते हैं। तो वैक्सीन क्या है? सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल्स जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी यहां लिखा नहीं हमने, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं वैक्सीनेशन। तो याद रखिएगा, वैक्सीन ऑलवेज यूज बिफोर डिजीज, यूज्ड बिफोर इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन से पहले इस्तेमाल करते हैं। और वी कैन से दैट डिजीज, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से अवेयर हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से डेवलप हो जाए अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजिन, इसलिए हम बिफोर। लेकिन अगर हम इसको आफ्टर डिजीज इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम तो ऑलरेडी पैथोजिन ने सप्रेस कर रखा है। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो अंदर जाने वाले इनएक्टिव पैथोजीन है, इनॉकुलेट पैथोजीन है, इनॉकुलेट वायरस या बैक्टीरिया है, वो अंदर जाके एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आपका जो डैमेज रेट है वो और बढ़ जाएगा बजाय के कम होने के। इसलिए वैक्सीन हमेशा बिफोर इन्फेक्शन करवाते हैं। और आप जब भी कभी वैक्सीन करवाने जाएं तो आपने अक्सर देखा होगा, तो आपका पहले स्पेसिफिक टेस्ट होता है, आया कि आपकी बॉडी में पहले से पैथोजिन मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट होगी, वैक्सीनेशन नहीं होगी। ओके, तो इसलिए याद रखिएगा, हम अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज जब क्या करते हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन। दिस इज कॉल्ड एज द वैक्सीनेशन। ओके, और सबसे पहले जो वैक्सीन डेवलप की गई थी वो वैक्सीन थी अगेंस्ट दी पॉक्स वैक्सीन, इसे हम कहते हैं काउपॉक्स। काउपॉक्स के अराउंड के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई थी। साइंटिस्ट नेम वाज एडवर्ड जिनर। क्या नाम था? एडवर्ड जिनर नामी साइंटिस्ट, जिसने 1795 में वैक्सीन डेवलप की थी अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दी काउपॉक्स। Okay, so first vaccine was invented, or we can say that the synthesized are provided by the Edward Jenner against cowpox. Cowpox is a viral disorder, और एक स्पेसिफिक काउपॉक्स वायरस के अगेंस्ट एक केमिकल तैयार किया था इनॉकुलेट पैथोजीन और वायरस के साथ, उसे वैक्सीन का नाम दिया गया ताकि इम्यून सिस्टम अगेंस्ट काउपॉक्स या पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम पहले से अवेयर हो जाए, ताकि अगर कभी कोई पैथोजीन आपकी बॉडी में आए। वैक्सीन का काम ही ये होता है कि पहले से आपके बॉडी को बूस्ट अप कर देना, ताकि कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस या बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक आपने वैक्सीन ली है उसका अगर कोई एक्टिव इन्वेडर आता है तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर सके। ओके, इसी तरह जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ, अब हमें अगर तो इन्फेक्शन नहीं हुआ तो हम पहले से तैयार करते हैं बॉडी को बाय यूजिंग वैक्सीन, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स। आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स हैं, chemicals or we can say that drugs, they are used in low concentration, इन्हें हम लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? लो कंसंट्रेशन, जिस तरह आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स अगर आप लें तो उसमें लिखा होता है
के 250 mg, 500 mg, 300 mg, तो जो हमारे पास है इन दी माइक्रोग्राम्स के अंदर हम इससे काउंट करते हैं कंसंट्रेशन को, लो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इस तरह हमारे पास मे बी कोई फंगस, मे बी फ्रॉम क्लोरीला, मे बी फ्रॉम बैक्टीरिया, हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेते हैं और इन एंटीबायोटिक्स को दे आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शन, used to treat the infection, or we can say that to destroy the specific pathogen, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन काज कर चुका है पैथोजन, अब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो एंटीबायोटिक्स याद रखिएगा कि लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल होती हैं और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए से ली जाती हैं, मे बी यूज अगेंस्ट सेम टाइप ऑफ पैथोजन और अदर टाइप ऑफ पैथोजन। इसलिए एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ, इससे कहा जाता है अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ का मतलब यह है कि ऐसे केमिकल्स जो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करें, लेकिन इन्फेक्शन को या ऑर्गेनिजम्स को या पैथोजन को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो हमारे पास कौन सी थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी दैट वाज पेनिसिलिन। इसे सबसे पहले याद रखिएगा जो डिस्कवर किया था वो किया था फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने 1940 में सबसे पहले पेनिसिलिन जो है एज अ एंटीबायोटिक उसे डिस्कवर किया था, उससे ऑब्टेन किया था। और कहां से ऑब्टेन किया था? फ्रॉम दी फंगस, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसी फंगस है जिसका ताल्लुक ड्यूटेरोमाइकोटा ग्रुप से के साथ है। इसे लिया गया, इसमें से केमिकल निकाला गया दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। ये तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी 1940 में। इसके को साइंटिस्ट जो थे वो थे फ्लोरे एंड चेन। इन दो साइंटिस्टों ने भी साथ कंट्रीब्यूशन किया। द मेन एफर्ट्स वाज द फ्लेमिंग, जो मेन एफर्ट्स की थी वो मिस्टर फ्लेमिंग की थी और फंगस से ऑब्टेन किया गया था। देन इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि एंटीबायोटिक्स आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास देखें पेनिसिलिन के एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। इस तरह क्लोरोमैक्टिन, नियोमाइसिन एज वेल एज क्लोरिलिन and etc. Number of antibiotics हम different pathogen and parasite के infection को treat करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा they are used after infection। वैक्सीन हम before infection यूज कर रहे थे और एंटीबायोटिक एक ट्रीटमेंट है, इसलिए they all are used after infection। यूज ये आपके इंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा ड्रग या केमिकल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर डिजीज। तो हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर डिजीज इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक।
और वो केमिकल जिससे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज वैक्सीन और विच कैरी इनॉकुलेट पैथोजन। इसमें नंबर ऑफ किस्म के आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस शीट्स में और आपके टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके इन टॉपिक्स में से किस किस्म के क्वेश्चंस निकलते हैं और आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन आपने कीनली स्टडी करना है अपनी बुक को एज वेल एज दिए गए जो टॉपिक्स आपके डिस्कस किए गए हैं, आपके लेक्चर्स को देखना है, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जितने भी आपको एमसीक्यूज मिले आप उसको सॉल्व करें। तो बेटा इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब ये तो थी हमारे पास एंटीबायोटिक जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट पैथोजन और इन्फेक्शन। अब हमारे पास ड्यू टू द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी वी यूज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी याद रखिएगा, कीमो मींस केमिकल्स और वी कैन से दैट ड्रग्स, केमिकल्स और वी कैन से दैट द ड्रग्स। और थेरेपी कहा जाता है टू ट्रीट, जब हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल्स। और किसे ट्रीट करते हैं, कैंसर, ट्यूमर या एड्स को। किसे ट्रीट करते हैं, कैंसर, देन ट्यूमर और वी कैन से दैट एड्स। इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हम जब कैंसर, ट्यूमर या इसके अगेंस्ट जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी कैंसरियस और एंटी ट्यूमरिक केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कि कैंसर सेल्स के जो एक्टिव जीन होते हैं, कैंसर काजिंग जीन, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इस प्रोसेस को हम कीमोथेरेपी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, कीमोथेरेपी। एंटी कैंसरिक और वी कैन से दैट एंटीजीनिक केमिकल्स। अब ये एंटीजीनिक केमिकल्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा, ये एंटीजीनिक केमिकल्स जो कि कैंसर सेल्स के जो कैंसर काजिंग जीन है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीजीनिक। ओके, देन एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमरिक एज वेल एज इसी तरह हमारे एड्स के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए या एड्स जो है इसे किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम कीमोथेरेपी कहा जाएगा, ट्रीटमेंट बाय यूजिंग केमिकल्स और ड्रग्स। ओके, इसी तरह जब हम सेम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ रेडियोथेरेपी, जब हम रेडियोथेरेपी की, रेडियो मींस रेडिएशंस, और रेडिएशन कौन सी, हमारे पास मेनली अल्फा बीटा का भी कहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन मेनली गामा रेज एंड एक्स रेजिस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि यूज ऑफ रेडिएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। कैंसर और ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं रेडिएशंस का, मे बी एक्सरेजीज, मे बी गामा रेजीज एंड अदर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को रेडियोथेरेपी कहा जाता है। इसमें याद रखिएगा हम जो रेडियोथेरेपी करते हैं इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट, तो हम क्या करते हैं, स्पेशली जो कैंसरिक पार्ट होता है उससे पहले या तो अगर वो सर्जरी की जा चुकी है उसकी, हम सर्जरी से उसको रिमूव कर चुके हैं, या फिर हम डायरेक्ट उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं रेडियोथेरेपी, तो हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं उनको मार्कअप करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसका लेवल देखा जाता है, सेल्स पॉपुलेशन देखी जाती है कैंसर सेल्स की, फिर उस पर डिजाइन किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि अब इसे कितने सेट ऑफ रेडिएशन देनी है और उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक देनी है, वो डिपेंड करता है स्टेज और लेवल ऑफ द कैंसर पर, और ये मेथड है ट्रीटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक कैंसर सेल यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैंसर सेल है, दिस इज द कैंसर सेल और कैंसर टिश्यू। अब इस कैंसर टिश्यू जो है इसमें
एक्टिव सेल हैं, कैंसर काजिंग जीन एक्टिव है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको मार्कअप करते हैं, फिर उसे डिजाइन करते हैं और इस्तेमाल करते हैं गामा कैमरा। यहां पर हमारे पास लगा होता है गामा कैमरा और हम गामा कैमरा का इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिक सेट ऑफ रेडिएशन विथ स्पेसिफिक इंटेंसिटी के साथ फॉल ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो इनका जीनोम जो होता है वो जीन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जो जीन कैंसर काजिंग जीन है, जो जीन्स इन्हें एक्टिवली डिवाइड होने में हेल्प कर रहे हैं सेल्स को बाय एमाटोसिस, क्योंकि कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ एमाटोसिस डिवीजन। इसे याद रखिएगा, दूसरे लफ्जों में हम ये भी कहते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस का नाम भी दिया जाता है। तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है या एमाटोसिस कह लें। अब हमने क्या किया, रेडिएशन का यूज करेंगे। रेडिएशन क्या करेंगी, इन सेल को फ्रेगमेंटाइज करना शुरू कर देंगी, इनका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय करेंगी, इनके जीन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। जब ये याद रखिएगा आगे चलकर ये जो सेल्स हैं दे बिकम चेंज इनटू फाइन फ्रैगमेंट्स बाय द यूज ऑफ रेडिएशन। अब ये फ्रैगमेंट्स में पहले तो इनका जीन डिस्ट्रॉय हुआ, इनका जीनोम खत्म हुआ, फिर ये फ्रैगमेंट में टूटना शुरू हो गए। अब इन सेल्स के अराउंड कुछ एक्टिव सेल्स होते हैं, वो सेल जिन्हें हम नाम देते हैं हेल्दी सेल्स, और ये हेल्दियर सेल्स जो होंगे इन्हें स्लोली एंड ग्रेजुअली ले जाना शुरू कर देते हैं फैगोसाइटोसिस में। इन सेल्स को सेल फ्रैगमेंट जो कि कैंसर सेल्स के थे उसे इनगल्फ करना शुरू करेंगे, प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जब फैगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सेल जो है, जो सेल फ्रैगमेंट्स बन चुके हैं रेडिएशन की वजह से, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, दे विल बी ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएंगे। उन्हें सेल यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, सेल खाना शुरू कर देगा। फैगोसाइटोसिस कहा ही जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अब ये सेल ईटिंग प्रोसेस के जरिए ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सेल फ्रैगमेंट्स को खाना शुरू करेंगे और आपका कैंसर स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होता जाएगा, जो कैंसर सेल हैं वो खत्म होते जाएंगे आपकी बॉडी से। तो ये हमारे पास प्रोसेस था रेडियोथेरेपी का। कीमो में हमने ड्रग केमिकल्स का इस्तेमाल किया, ड्रग्स का इस्तेमाल किया, एंटी कैंसरियस, एंटी ट्यूमरिक, एंटीजीनिक केमिकल्स, जो के अगेंस्ट जो वो जीन जो कि एक्टिव होता है ड्यूरिंग कैंसर। हमारे सेल्स में हमेशा याद रखना दो किस्म के जीन होते हैं, एक होते हैं कैंसर सप्रेसर जीन जो कि कैंसर को डेवलप होने से रोकते हैं, और एक होते हैं कैंसर काजिंग जीन। जब कैंसर सप्रेसर जीन खत्म हो जाते हैं तो कैंसर काजिंग जीन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके सेल्स अनकंट्रोल्ड माइटोसिस में जाते हैं, एमाटोसिस में जाते हैं और डिवाइड होना शुरू होते हैं और इनके अंदर खास किस्म के टॉक्सिन बनना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली ओवर ग्रोथिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसे आप ट्यूमर या कैंसर का नाम देते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हम रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब रेडिएशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। तो आपका रेडियोथेरेपी में से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि किस टाइप की रेडिएशन हम इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी में से भी क्वेश्चन आपको निकल सकता है कि जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं, एंटी कैंसरियस, एंटी ट्यूमरिक और एंटीजेनिक केमिकल्स। यू नो वेरी वेल, this is about the chemotherapy, radiotherapy, antibiotics, vaccine and vaccination process, as well as immunization and the use of biological knowledge in the other field of life in case of human being, like in nutrition, like improvement of living standard, in agriculture, in livestock। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Then in the next lecture inshallah we will discuss about the hydroponic, that is also due to the knowledge of biology, that is also use of biology. Then we will discuss about the clonings, especially artificial clone and natural clone, and then the environment protection and conservation, that is also the protection and conservation of environment. It is due to the proper use of biological knowledge we can protect and conserve. Inshallah we will see you next lecture. Thanks.